सम्राट अकबर के राज्य के वित्तीय नियमों के अनुसार व्यक्ति की व्यक्तिगत आय पर भी अन्य कर लगता था। जो जैसा कर देता था, राज्य की ओर से उसे वैसे ही विशेष सुविधाएं दी जाती थी। राजकीय प्रशस्ति में उसके नाम का उल्लेख होता था। बीरबल की आय की कोई सीमा ही नहीं थी, क्योंकि अपनी प्रखर बुद्धि के कारण वह पुरस्कारों आदि से बहुत सा धन कमा लेता था। इसी कारण राजकीय प्रशस्ति में उसके नाम का जिक्र सबसे ऊपर होता था। प्रधानमंत्री, सेनापति या अन्य मंत्रियों के नामों का उल्लेख उसके बाद ही होता था। उसे सुविधाएं आदि भी इन सबसे अधिक मिलती थीं। यही कारण था कि बाकी सब लोग दिल ही दिल में उससे कुढ़ते थे। दरबार की कार्यवाही 6 दिन चलती थी। 7वें दिन बादशाह बगीचे में बैठकर केवल दरबारियों की समस्याएं सुना करते थे। उस दिन भी खुले दरबार में बैठे दरबारियों की समस्याएं सुनकर उन पर अपने निर्णय दे रहे थे। आज बीरबल अनुपस्थित था। तभी एक मंत्री ने राज्य के आयकर दाताओं की प्रशस्ति सूची अकबर के सामने रखकर कहा, जहाँपनाह, इस सूची से स्पष्ट है कि बीरबल राज्य में सबसे अधिक आयकर देते हैं, जबकि उनका वेतन हमसे कम है। सोचने की बात है हुजूर कि इतना धन उनके पास आता कहाँ से है। यह तो मंत्री जी ने बड़ी अच्छी बात उठाई है न दाता। एक अन्य मंत्री बोला, दरबार के नियमों के अनुसार दरबार से जुड़ा कोई भी सदस्य जो दरबार से वेतन पाता है वह अन्य किसी तरीके से आय नहीं कर सकता। फिर बीरबल की इस ऊपरी आय का स्रोत क्या है। राजपुरोहित भी भला ऐसे मौके पर कहाँ पीछे रहने वाला था। बोला, हुजूर, दरबारी नियमों का पालन न करने के अतिरिक्त धन कमाने के अपराध में उसे दंड मिलना ही चाहिए। बाकी बचे दरबारियों ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। बादशाह के चेहरे पर गंभीरता के भाव दिखाई देने लगे। मंत्री, सेनापति और पुरोहित ठीक कहते हैं, मगर इसके साथ ही अकबर यह भी जानते थे कि बीरबल की आय के साधन वह पुरस्कार हैं जो समय समय पर उन्हें मिलते रहते हैं, किंतु जिन कामों पर उसे पुरस्कार मिले हैं वह काम भी तो उसके दरबारी कर्तव्यों में शामिल हैं, और दरबारी कर्तव्यों का उसे निश्चित वेतन मिलता है। अकबर को मामला काफ़ी उलझा हुआ लगा। सम्राट अपनी ओर से कोई तर्क इसलिए नहीं देना चाहते थे कि कहीं बाकी लोग ये न समझ लें कि बीरबल का पक्ष ले रहे हैं। अतः बोले, बीरबल को आने दें, तभी कोई निर्णय लिया जाएगा। आखिर आरोपी को भी अपना पक्ष रखने का अधिकार है। फिर एक सेवक को बीरबल के घर भेज दिया गया। कुछ ही देर बाद उन्होंने देखा कि एक कंधे पर एक बड़ा सा झोला लटकाए बीरबल सेवक के साथ चला आ रहा है। जहाँपनाह की जय हो। बीरबल, आज तुम अभी तक कहाँ थे? अकबर ने पूछा। क्या बताऊँ अन्नदाता, रुआसी से सूरत बनाकर बीरबल बोला, मैं तो बड़ी दुविधा में फंस गया हूँ। कहकर उसने झोले में हाथ डाला और एक मोटा ताज़ा मुर्गा बाहर निकाला। यह क्या मुर्गा? इसे झोले में डाले कहाँ घूम रहे हो? अकबर ने फिर पूछा। हुजूर, यही दोस्त तो मेरी दुविधा का कारण है, दुखी स्वर में बीरबल ने कहा। जहाँपनाह, आपकी दुआ से मेरे पास 15 मुर्गियाँ हैं और एक ये इकलौता मुर्गा है। कुल मिलाकर ये 16 प्राणी हुए और एक छटाक, प्रत्येक के हिसाब से मैं 16 छटाक दाना रोजाना दड़बे में डालता हूँ, मगर यह दुष्ट अकेला ही 4-5 छटाक दाना गटक जाता है और मेरी मुर्गियाँ भूखी रह जाती हैं। सरकार, अब आप ही इसका फैसला करें और इस दुष्ट को सजा दें। बादशाह हंस पड़े। अरे भाई बीरबल, इसमें भला इसका क्या दोष है? यह अधिक चुस्त दुरुस्त है, इसीलिए अपने हिस्से से 4-5 गुना अधिक दाना खा जाता है। अपनी क्षमता के हिसाब से इसे मिलना ही चाहिए। बल्कि दंड के अधिकारी तो तुम हो, जो इसे इसकी शारीरिक क्षमता से कम देते हो। अकबर की बात सुनकर सभी दरबारियों ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। बीरबल ने मुर्गे को वापस झोले में रख लिया। खैर, आप यह बताएं जहाँपनाह कि सेवक को कैसे याद किया? अकबर ने उसे बैठने का संकेत किया। फिर आयकर दाताओं की सूची उसके सामने रखकर बोले, बीरबल, तुम प्रधानमंत्री, सेनापति और पुरोहित जी से कम वेतन पाते हो, मगर आयकर इन सबसे अधिक देते हो। हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारी अतिरिक्त आय का स्रोत क्या है। बीरबल शांत बैठा रहा। हुजूर, कुछ देर बाद शांत भाव से वह बोला, आप यूँ समझें कि जैसे मेरे मुर्गे को होती है, समझ लें कि आपकी मुर्गियों में मैं अकेला मुर्गा हूँ। बीरबल की बात सुनकर न केवल बादशाह बल्कि दरबारीगण भी हंस पड़े। मुर्गे की मिसाल देकर बीरबल ने सारी बात समाप्त कर दी थी। इसी के साथ सभा समाप्त हो गई।